जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का जीएस जीके का वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जिनसे एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रमुख उत्सव, प्रमुख मेले, रामसर साइट्स, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख बांध, नदियाँ, कांग्रेस के जितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए, इसके अलावा महाजनपद और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। आप एक टेस्ट लगाइए डेली। इसके अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे आप सिर्फ रिवीजन करिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होंगी, और इसके बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे उसका लाभ आपको डायरेक्ट टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और एग्ज़ाम में हमारे लिए किस तरीके से वो हमें प्रॉफिट दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी वीडियो डालें उन सब का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का देखेंगे, प्रमुख उत्सव देखेंगे, प्रमुख मेले देखेंगे, प्रमुख रामसर साइट्स देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख बांध, नदियां, कांग्रेस अधिवेशन और महाजनपद जैसे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, आप नोट बुक लेकर के बैठिए। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको बिल्कुल मत लिखिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी। अगर उत्तर प्रदेश के चित्र के आकार की बात करें तो इसका आकार है वो लंबवत है। पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करी जाए तो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की बात करी जाए तो 240 किलोमीटर है। मैप में भी ये आपको हम बता देंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। तो ये चीज़ें आप आराम से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें हम, तो आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। तो एक बार आप क्षेत्रफल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि भारत के क्षेत्रफल का वो कितने परसेंट दिखाई देता है। और जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग कितना है, 16.5% है। और क्षेत्रफल कितना है, 7.5%, यानी 7.33% है। और जनसंख्या में कितना रोल अदा करता है, तो 16.51% अदा करता है, ठीक है। जनसंख्या में पहला स्थान किसका है पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे और इसकी जानकारी देते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के इस मैप्स को आप समझ लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। अब हम आपको इसी से कुछ चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप तो ये जानते हो कि अगर इस तरीके से बना दिया जाए तो ये हमारा पूर्व है, और ये पश्चिम है, और ये ऊपर वाला पार्ट उत्तर है, और नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो कभी कभी यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। तो अगर मैप में इस तरीके से डिनोट कर दिया जाए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर, और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। तो आपको ये चीज़ें मैप में बिल्कुल से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वही क्वेश्चन हमने ऊपर आपको ये लिख रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। देखो, समय बर्बाद नहीं करना है। जो चीज़ें आपको कंठस्थ हैं आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए, और जो चीज़ें नोट करने योग्य हैं उनको आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि इसका ये पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। ये बात हमारे समझ में आ गई थी। अब देख लीजिए, हम लोग इसी में और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात करें कि कितने राज्य इसकी सीमा से कितने राज्य टच करते हैं,
तो देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक जिला इसका टच करता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तराखंड, इसके 7 जिले, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक यूटी है यानी एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले 8 राज्य टच करते हैं और एक यूटी का है। तो एक यूटी यानी कितने हो गए, टोटल 9 राज्य हो गए जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ये तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं, वो जब आपको एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है तो उसे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन को क्रिएट करा जाए। वो आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करने वाला वह राज्य बताइए जिसके सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके 11 जिले हैं जो टच करते हैं, इसके स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो इसको टच करते हैं। ऐसे राजस्थान के 2 यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, दिल्ली के 2, ऐसे हिमाचल प्रदेश, ऐसे बिहार, ऐसे उत्तराखंड। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला कितने राज्य टच करते हैं, कितने यूटी टच करते हैं। सर्वाधिक कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है, तो बता दिया सर मध्य प्रदेश है। इसमें 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को जो मध्य प्रदेश के सीमा से लगे हुए हैं। ये बात भी आप अच्छे से समझ गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सीमा किसकी है तो आप तुरंत बताएंगे सर सहारनपुर की है। सहारनपुर की है जो हिमाचल प्रदेश से टच करता है। ये सहारनपुर देख रहे हो मैप में, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा को टच करता है। यही सबसे छोटी सीमा वाला जिला है जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है। और सर्वाधिक कौन है, तो सोनभद्र है। सोनभद्र क्यों है, तो सोनभद्र 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये 4 स्टेट को कवर करता है। सोनभद्र कितने को कवर करता है, 4 स्टेट को कवर करता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो इसको आराम से देख लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे टच होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य, तो वो चीज़ हमने आपको ऊपर मैप में समझा दी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है और एक देश भी टच करता है जिसको कहते हैं क्या, नेपाल। तो नेपाल भी उत्तर प्रदेश राज्य को टच करता है। 8 राज्य टच करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है और एक देश टच करता है। जो नेपाल देश है वो कितने उसके राज्य उत्तर प्रदेश के उससे टच कितने जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल राज्य से टच होते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। 7 जिले टच होते हैं। कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो कितने जिले हैं सर, 7 जिले हैं। अगर पूछो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कितने हैं तो आप बताएंगे 8। ऑप्शन में अगर 8 है तो 8 टिक करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कितने राज्य ऑब्लिक संघ प्रदेश, तो आप बताएंगे सर 9। कौन सा, एक यूटी भी आप उसमें दिल्ली को इंक्लूड कर देंगे। और देश की बात पूछे तो एक देश टच करता है नेपाल, और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले साझा करते हैं सीमा, तो 7 जिले साझा करते हैं। उनका नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए आगे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो गोरखपुर है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन है, इलाहाबाद। ये आप याद रखिएगा। ये जनसंख्या और नगरीकरण जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ भी इस यूनिट को अच्छे से समझाया जाता है, वहाँ भी ये चीज़ें कवर करने को आपको मिलेंगी। तो हम आपका उत्तर प्रदेश का परिचय करा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, हापुड़ है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है, महोबा है। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ें समझी। क्या समझा कि उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो बताएंगे सर लखीमपुर खीरी है, ठीक।
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो कौन सा है, हापुड़, ठीक। और सबसे छोटा जिला अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो महोबा, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इलाहाबाद। ये बात आपने अच्छे से समझ ली, यहाँ पे हमने सारा मेंशन कर रखा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो तीर धनुष है, ठीक है। 1978 में इसको स्वीकृति मिली थी। इसमें 2 मछली और अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया है। परेशान ना होइएगा, एक राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ये पेड़ पौधा और ये सब हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये सब आपको अच्छे से पता होना भी चाहिए, ठीक है। परीक्षा दें या ना दें वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। कब स्वीकारी गई, 1947 में। दूसरी क्या है, तो उर्दू है। इसको कब स्वीकारा गया, तो 1989 में इसको भी मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो कथक है। कौन सा है, कथक है। अगर इसी से पूछ ले कथक में कौन कौन से फेमस है, तो आप बताएंगे सर बिरजू महाराज का नाम इसमें बहुत पूछा जाता है, तो बिरजू महाराज को आप अच्छे से याद रखिएगा। लच्छू महाराज भी पूछा जाता है, कौन सा, बिरजू महाराज पूछा जाता है, लच्छू महाराज पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का कौन सा है, हॉकी है। चलिए, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली। उत्तर प्रदेश का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का इस तरीके से कुछ मैप बना हुआ है, मान लीजिए ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये कुछ मैप बना हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश विस्तार का क्या मतलब है कि ये हो गया इस तरीके से, हमने बताया था ये अक्षांश होते हैं, ठीक है। और देशांतर क्या होते हैं, जो इस तरीके से ग्लोब में उत्तर से दक्षिण खींचे होते हैं वो देशांतर होते हैं, ये देशांतर होते हैं, ठीक है। और ये सारे अक्षांश हैं। तो अब हमारा अक्षांश और देशांतर में अगर इसका मानक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, अक्षांश में बताएंगे कि सर 23:05 से 37:25 तक क्या है अक्षांश में, और 84:39 से 77:03 देशांतरी विस्तार है, ये आप बताएंगे, ठीक है। पूर्वी जिला में इसका स्थित है 84:39, पश्चिमी जिला शामली में स्थित है 77:03, सहारनपुर 31:25, और जो सोनभद्र बताया 23:05, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई अक्षांश और देशांतर में। चलिए, अब नामकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है और यहाँ पे ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से हमने इसको ऐसे फ्रेम करा है कि आपको कन्फ्यूजन एक भी ना रहे। जैसे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के जब नामकरण की बात आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम कहा गया था। 1856 से 1877 में इसको उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता था। बाद में 1877 से 1937 में इसका नाम बदला और अवध एवं आगरा प्रांत इसका नाम रखा गया। फिर क्या हुआ, 1937 से 1950 तक इसका फिर नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत। इसके बाद 1950 से अब तक, यानी कि अब तक का मतलब 2024, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अगस्त में, तो यानी यहाँ तक इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो बात समझ गए कि सबसे पहले नाम उत्तर पश्चिम, फिर अवध एवं आगरा प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये आपसे ज़्यादा पूछता है कि संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा था, तो 1937 से 1950 के बीच में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। राजधानी का भी सफर देख लेते हैं। 1858 में इसकी राजधानी क्या थी, तो आगरा इसकी राजधानी बनी थी। फिर 1858 से 1921 तक इसकी जो राजधानी रही इलाहाबाद रही। इसके बाद देखो 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। इसके बाद 1858 से लेकर के 1921 तक इलाहाबाद बनी और 1921 से अब तक इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो यह इस पोर्शन से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। इसको आप बिल्कुल इसी तरीके से माइंड में सेट कर लीजिएगा, अच्छे से बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं राजधानी का क्रम। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, विधायिक राजधानी, धार्मिक राजधानी, आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी क्या रही थी। तो विधायिक या प्रशासनिक राजधानी के मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी की राजधानी है प्रयागराज।
धार्मिक राजधानी इसकी क्या है, वाराणसी, और आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इसकी क्या है, कानपुर है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये चीज़ें इस वजह से हमने डिस्क्रिप्टिव आपको कंटेंट दे रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आप पढ़ेंगे और उतना कंटेंट पढ़ेंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो चीज़ों को कवर कर पाएंगे, हार्ड स्टडी करेंगे तो चीज़ों को आप कवर नहीं कर पाएंगे। आप मेहनत उतनी ज़्यादा कर लेंगे लेकिन आपको आउटपुट बहुत ही कम मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए, हल करिए, देखिए कि हमने इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि कंटेंट सही नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर कंटेंट सही है तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल से अच्छे से ख्याल रखिए। आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसी बुक से पढ़ाई करिए जहां से आप अच्छे से कंटेंट को तैयार कर सके, वो भी एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1856 में इसका पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने थे? तो 17 नगर निगम है, जिसमें 17वां नगर निगम शाहजहां को बनाया गया था 2018 में। कुल मंडल 18 है, ये सबको पता है। अलीगढ़ 2018 18वां मंडल बना था अलीगढ़। विभाजन की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था। किससे ये अलग हुआ था? तो उत्तरांचल जिसको कहा जाता है वो उत्तराखंड ही है, ठीक है। तो ये अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ उत्तरांचल को अलग कर दिया गया था, अलग राज्य बना दिया गया था। 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया था। तो उत्तराखंड जब अलग हुआ सन 2000 में, तब इसका नाम उत्तरांचल था। कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? तो 13 जिले उसको मिले थे, 13 जिलों के साथ वो अलग हुआ था। 2007 में इसका नाम रखा गया था उत्तराखंड। चलिए साक्षरता से भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। औसत साक्षरता कितनी है? तो 67.72 है। आप राउंड फिगर में याद रखिए 67। महिला साक्षरता औसत कितनी है? तो 57.18% है, लेकिन आप याद रखिएगा राउंड फिगर में 57, ठीक है, 57.18। पुरुष औसत साक्षरता की बात करें तो 70.3% है, लेकिन आपको याद रखनी है 77। राउंड फिगर में आप याद इस वजह से कह रहे हैं कि आप इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके से बनाता है तो आप ऑप्शन को आसानी से टिकल कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की और विधान परिषद की ये हर एक सेट में रखा होता है इससे क्वेश्चन, तो सस्पेंस नहीं होना चाहिए। इसी वजह से सारी सीटें यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी हैं। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद दिला दें कि पहले क्या था, 2019 से पहले क्या था कि विधानसभा की 404 सीटें हुआ करती थी। एक सीट उसमें कम हुई थी। एक जो सीट कम हुई और वो सीट कौन सी थी? तो एक सीट का मनोनयन अनुच्छेद 334 के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया 2019 में, तब इस सीट को समाप्त कर दिया गया। यही कंडीशन बनी थी जब हमने आपको लोकसभा के बारे में बताया था कि लोकसभा में जो 2 लोग मनोनीत हुआ करते थे, तो उन 2 लोगों का पद समाप्त कर दिया गया था। तो लोकसभा में पहले 552 अधिकतम सीटें हुआ करती थीं, अब उस समय 550 अधिकतम सीटें थी। जब 552 अधिकतम सीटें होती थी तब 545 पे क्या होती थी? 545 वर्तमान में सदस्य चुने होते थे और वोटिंग होती थी कितने में? 545 में ही, ठीक है। और अब क्या है, 543 में इस समय वर्तमान में क्या होती है? वोटिंग होती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से, ये चीज़ें हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। अधिकतम सीटें तब हुआ करती थी 550, लेकिन वर्तमान में उस समय सीटें थी कितनी? 552 550 थी, और जब 550 हुई थी तब सीट हो गई थी कितनी? 545, ठीक है। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। वहाँ से आप जा कर के वीडियो देख लीजिएगा अनुच्छेद वाला, वहाँ से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देख लेते हैं आगे कि विश्व में 4 देश हैं जिनकी राजधानी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा। विश्व में केवल 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है।
चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, जो टक्कर देते हैं जनसंख्या के मामले में कि इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या इन 4 देशों के बाद 5वें नंबर पे आती है। एनसीआर में भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने राज्य शामिल हैं, जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, तो 8 जिले शामिल हैं। अब वो 8 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। बागपत, बुलंदशहर, शामली, ये 2018 में अंतिम जिला बनाया गया था। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़, ये टोटल 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। अब एनसीआर क्या होता है तो इसको समझ लो। 1985 में राष्ट्रीय राजधानी मंडल बनाया गया जिनका उद्देश्य न कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कोई कमी रह जाए, इस तरह से डेवलप किया जाए, क्योंकि दिल्ली के भारत का केंद्र था। फिर दिल्ली को 1991 में एनसीआर में शामिल करने का दर्जा मिला था। अब बात समझो, ये थ्योरी को आप भूल जाओ, समझो कि कहने का मतलब है कि एनसीआर में वो जिले शामिल करे गए थे जो दिल्ली के पड़ोसी थे, जो दिल्ली के बिल्कुल पास के थे। वो क्यों शामिल करे गए थे? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को डेवलप करना था। क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो जितने भी चीफ गेस्ट, फॉरेनर चीफ गेस्ट होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति किसी के देश के हों या प्रधानमंत्री हों, तो वो दिल्ली आते हैं। वो दिल्ली आते हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते हैं। तो इसकी वजह से उस चीज़ को और बेहतर दिखाने के लिए दिल्ली के जो सटे हुए ज़िले थे उनको भी क्या किया गया? डेवलप किया गया। उन्हीं को नाम दिया गया एनसीआर। तो एनसीआर में टोटल यूपी के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया था। एनसीआर में राजस्थान के भी जिले भी सम्मिलित हैं। तो ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनसीआर क्या था, एनसीआर को क्यों डेवलप किया गया है, और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं। चलिए, 8 जिले उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं, उनको आपने यहाँ पे समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि इनमें से 3 राज्यों से 23 सम्मिलित हैं। देखो, अभी हमने बताया एनसीआर में देखो हरियाणा के 13 जिले सम्मिलित हैं, राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के 8। तो यानी कि एनसीआर में इतनी चीज़ों को अब क्या गया है? डेवलप करा गया है। हरियाणा के 13 जिले, राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को डेवलप किया गया। एनसीआर में टोटल 23 जिले अभी तक सम्मिलित किए जा चुके हैं। एनसीआर को बता दिया कि राजधानी क्षेत्र की वजह से उसके पड़ोसी जितने भी जिले हैं उनको डेवलप किया जाता है, ताकि राजधानी क्षेत्र का जो इम्पैक्ट है वो बेहतर बना रहे उन परिप्रेक्ष्य से, उन जिलों के परिप्रेक्ष्य से, वो जिले सुव्यवस्थित और सुंदर दिखाई दें। ठीक है, इस वजह से उनको डेवलप किया गया। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लेते हैं, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो नोएडा से लेकर के बलिया तक है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से है? नोएडा से लेकर के बलिया तक है। टोटल 628 किलोमीटर इसकी रेंज है। कितनी है? 628 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की रेंज है। 2023 तक यह पूर्ण हुआ था। अब देखते हैं ताज या यमुना एक्सप्रेसवे, तो नोएडा से लेकर के आगरा तक, नोएडा से आगरा तक ये है ताज एक्सप्रेस। इसी को यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से हम लोग जानते हैं और यह टोटल 165.3 किलोमीटर का बना हुआ है। तो चलिए, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखो, हमने क्या करा, जितना भी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय था, चाहे वो जनसंख्या से लेकर के हो, राजधानी क्रम से लेकर के हो, राजधानियां रही हों, या उत्तर प्रदेश के नामकरण से लेकर के उसका इतिहास रहा हो, कितने सीमावर्ती जिले हैं, कितने राज्य सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, इन सब को हमने आपको अच्छे से बता दिया जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं रामसर साइट के बारे में। तो रामसर साइट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं रामसर साइट के बारे में। देखिए, टोटल भारत में रामसर साइट की बात करें तो 82 रामसर साइट हो चुकी हैं। ठीक है, अब तक कितनी हो गई हैं? 82। ये करंट अफेयर में हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था, जो जुलाई मंथ की करंट अफेयर डाली है उसमें चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है विधिवत तरीके से। टोटल 82 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो 10 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो 16 तमिलनाडु में है। 2024 में इसमें 2 जोड़े गए थे, उससे पहले इसमें 14 थे। 2024 में इसमें 2 रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, इनको भी हमने वहाँ पे समझाया है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो उन 10 के नाम आपको याद रखने हैं।
ठीक है, मैप में भी हमने डिनोट करा दिया है, तो आप मैप में भी देख सकते हो। नाम है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सरसईनावर पक्षी अभ्यारण्य इटावा, ऊपरी गंगा पक्षी अभ्यारण्य नरौरा और वखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर, हैदरपुर आर्द्रभूमि हस्तिनापुर और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सारे पक्षी अभ्यारण्य आपने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, सूर सरोवर वाला ये आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में स्थित है, तो इसको भी आपने यहाँ पे समझ लिया। अब देखो क्वेश्चन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि मैच कराने के लिए आता है। ठीक है, और ये मैच कराने के लिए आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये जो लोग यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं उनके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ लेता है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सर हरदोई में है। तो ये आप मैप से भी इसको देख लीजिएगा, मैप से भी आप इसको देख लीजिएगा। मैप पे यहाँ पे हमने इनको व्यवस्थित ढंग से बना दिया है, तो आप मैप पे इनको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को रिपीट करने का मतलब है समय बर्बाद करना है, तो आपने ये चीज़ें यहाँ से अच्छे से समझ ली। अब ये मैप में भी आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको सिर्फ इतने ही, जितने हमने आपको रामसर साइट बताए इतनी ही उत्तर प्रदेश में पढ़नी है, क्योंकि 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। उन्हीं 10 को हमने आपको यहाँ से बता दिया, उन्हीं चीज़ को हमने पहले डिस्क्रिप्टिव दिखा दिया और फिर आप मैप में देख सकते हो। अब देखो वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देख लो, वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क को नेशनल पार्क कहते हैं, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब है बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों में अंतर समझ लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य ही हमें पढ़ने हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर समझ लो। ये तीनों टर्म्स आपको मिलते होंगे, ये तीनों टर्मोलॉजी आपको खूब देखने को मिलती होगी। तो समझ लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। तो जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास होता है वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे आप कटाई नहीं कर सकते हैं, कटाई मना होती है, शिकार नहीं कर सकते हैं और पशु चराई नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रीय पार्क क्या होता है, तो जीव जंतु, वनस्पति और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ जीव जंतुओं का था, लेकिन यहाँ पे जीव जंतुओं के अलावा वनस्पतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं को भी संरक्षण दिया जाता है राष्ट्रीय पार्क में। यहाँ पे बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पशु चराई नहीं कर सकते हैं, लकड़ी नहीं काट सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूखी हुई लकड़ियाँ आप यहाँ से बिन सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क की बात हो गई। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रजाति की प्रजातियां, यानी कि सब कुछ जो वन्य जीव में है और जो राष्ट्रीय पार्क में है, ये दोनों मिला करके कहाँ पे पहुंच जाते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, तो इन दोनों को किसमें सम्मिलित कर दिया जाता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य में जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, प्राकृतिक निवास होता है उनका, और राष्ट्रीय पार्क में जीव जंतुओं के अलावा वनस्पतियों का और ऐतिहासिक वस्तुओं का भी किया जाता है, लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में इन सब का किया जाता है। ठीक है, तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को देखना है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे हमने बना रखा है चित्र में, आप चित्र में आसानी से इनको देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, जो देखिए यहाँ पे किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ पे है, तो बहराइच में है। अगला है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के बॉर्डर पे पड़ता है। तो 3 जिलों की सीमाओं को टच करता है, तो तीनों नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये महाराजगंज में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। आपको याद कौन सा करना है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पे हम गोला कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। ठीक है, अगला है
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में है। ये खूब पूछा जाता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य था, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। 3 हो गए जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा और चित्रकूट की सीमा पर पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार ललितपुर में पड़ता है। यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ये आगरा, इटावा और के सीमा पर पड़ता है। ये चंबल नदी पे है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कई जिलों की सीमाओं को टच करता हुआ है। ठीक है, तो ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसको भी याद रखना है। तो आपको कुल मिला के 5 वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेने हैं। कौन सा? हस्तिनापुर, कतरनिया घाट, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपको इतने वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल दिमाग में सेट कर ही लेने हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पे हमने नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा दी है कि देश में पहली बार वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव विहार यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई? 1935 में देहरादून में करी गई थी। उसका नाम क्या था? तो मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बाद में इसका नया नाम रखा गया था राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ पे है? देहरादून में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी में है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऊपर हमने बताया आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है, ये चीज़ आपने समझ ली। अभी हमने आपको ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य बताएं, और उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण महोत्सव और मेले देख लेते हैं। देखो इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत लोगों को सस्पेंस रहता है, लेकिन इस तरीके से डिजाइन किया है हमने कि आपको सस्पेंस नहीं क्रिएट होगा, परेशान मत होइएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल लगने वाले मेले कितने हैं। तो लगभग 2250 मेले लगते हैं, जिनमें सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? मथुरा में 86, कानपुर में 80, फतेहपुर में 72 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं? तो पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं? मथुरा में कितने लगते हैं? 86। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला भी 3 तरीके से होता है। एक होता है महाकुंभ, एक होता है कुंभ। ठीक है, एक होता है माघ मेला। तो अब समझो विश्व का सबसे जो बड़ा मेला होता है उसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। लगता कहाँ पे है? तो यह प्रयागराज में लगता है। ठीक है, माघ मेला भी प्रयागराज में लगता है, ये प्रतिवर्ष लगता है। लेकिन जो कुंभ मेला होता है उसको अर्ध कुंभ के नाम से जानते हैं, अर्ध महाकुंभ के नाम से जानते हैं, क्योंकि महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है और कुंभ 6 वर्ष में लगता है। तो कुंभ मेला की तो जानकारी सबको होगी कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। आगरा में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। ये फरवरी महीने में होता है। यह मुगल कालीन सांस्कृतिक एवं ललित कलाओं का प्रदर्शन दिखाते हैं। बटेश्वर मेला खूब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये एक पशु मेला है या आगरा का प्रसिद्ध मेला है। अगला देखते हैं सुलहकुल महोत्सव। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है। सुलहकुल महोत्सव ये आगरा में मनाया जाता है। राम बारात उत्सव ये भी आगरा का उत्सव है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रयागराज में और कौन से। त्रिवेणी महोत्सव यह मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराते हैं। कुंभ मेला तो आपने पढ़ लिया। प्रयाग उत्सव ये भी प्रयागराज में है। वाराणसी में कौन सा है? बुद्ध महोत्सव, ये सारनाथ में मनाया जाता है। वाराणसी महोत्सव ज्ञान और विज्ञान के प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। गंगा महोत्सव ध्रुपद मेला ये इम्पोर्टेंट है इसका, ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में होता है। नकटैया मेला दशहरा में मनाया जाता है। देव दीपावली मेला ये त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव इसी में दिखाया जाता है। ये हो गया देव दीपावली उत्सव। ये वाराणसी के कुछ महत्वपूर्ण मेले थे जो एक ही साथ हमने लिख दिया है, जहाँ से क्वेश्चन
पूछता है। उसी तरीके से हमने आगरा के जितने मेले थे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो हमने एक साथ लिख दिए। अब देख लेते हैं हम लोग, ये हमने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। आप देखना चाहोगे तो 2250 टोटल मेले बताए हैं, जिसमें से हमने आपको 20 मेले मुश्किल से लिखवाए हैं। और अगर सब कुछ सही रहा, सारी स्थितियाँ सही रहीं, तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन के रहेगा। परेशान मत होइएगा, दाएं बाएं सर पटकने से कोई मतलब नहीं है। जितना कंटेंट दे रहे हैं आप पढ़ के जाओ, यकीन मानो चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी। ठीक है। सैफई महोत्सव इटावा, कलिंजर मेला बांदा, नौचंदी मेला मेरठ में, सरगना मेला मेरठ का होता है। देवा शरीफ खूब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कालिंजर मेला, देवा शरीफ मेला। ठीक है। बाराबंकी, सैयद सलार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहराइच में मनाया जाता है। बिठूर गंगा मेला कानपुर का है। और यहाँ पे अभी आपको बताएंगे, परिक्रमा मेला सीतापुर, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, कजली मेला महोबा। कजली कहाँ का है? महोबा का है। जबकि कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। कल की मेला संभल में है। लट्ठमार होली तो पता है मथुरा बरसाना में मनाई जाती है। काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में। रामायण मेला अयोध्या में मनाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको नीचे वाले में कालिंजर मेला, नौचंदी मेला, देवा शरीफ मेला, सैयद सलार मेला और खिचड़ी महोत्सव, रामायण महोत्सव और कजरी महोत्सव। ठीक है। ये आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में खूब पूछे गए हैं, खूब रिपीट हुए हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमें देखना है कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए थे। टोटल उत्तर प्रदेश में आपको 9 अधिवेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्थापना आप जानते हैं कांग्रेस की कब करी गई थी? 1885 में करी गई थी ए हुम के द्वारा। अब अगर बात कर लें, 1 मिनट के लिए समझ लो आप कि कांग्रेस की स्थापना क्यों करी गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का मतलब था लोगों का समूह, लोगों की आवाज़ उठाने की एक व्यवस्था थी, एक मंच था। ठीक है। उसको नाम दिया गया था कांग्रेस। हालांकि बाद में ये कांग्रेस शब्द आकर के एक पार्टी का रूप ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम 1885 में कांग्रेस एक मंच था जहां से लोग आवाज़ उठाते थे। ठीक है। वो आवाज़ उठा करके एक साथ आवाज़ उठाई जाती थी ताकि हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुंच सके? अंग्रेजों तक पहुंच सके। ठीक है। तो कांग्रेस एक मंच हुआ करता था उस समय अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है। स्थापना 1885 में ए हुम के द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी बेमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 1888 में अधिवेशन जो हुआ पहला इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 1892 में फिर इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1899 में लखनऊ में अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। 1905 में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1910 में इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष सर विलियम विडनबर्न थे। 1916 में लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में हुआ कानपुर में। अध्यक्ष इसकी सरोजिनी नायडू थी। ये आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू का ये खूब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। 1936 में लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1946 में जो मेरठ में हुआ उसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी। ये पूरा वीडियो जितने भी अधिवेशन हुए हमने करा दिया है। तो चाहो तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट से जाकर के पूरा ये जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन था ये सब हमने तीनों चरण पढ़ाए थे, महात्मा गांधी तक इसको कंप्लीट करा था। तो वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हालांकि पूरी प्लेलिस्ट लगा लेंगे। जितनी भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हमने अभी तक बनाए हैं, चाहे वो मानसिक अभिरुचि हो, पुलिस व्यवस्था हो, शासन प्रणाली हो, शांति सुरक्षा हो, ठीक है, या मानवाधिकार हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार विमुद्रीकरण, GST, ठीक है, इस टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट थे वो सब हम करा चुके हैं। जा करके आप चैनल में जाइएगा। चैनल में जा करके यूपी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जा करके उसको ओपन करके सारे वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपद कितने थे? देखो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पोर्शन पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन महाजनपद काल ये आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में कुल 16 महाजनपद थे।
इनकी जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है, एक थी अंगुत्तर निकाय, दूसरी थी भगवती सूत्र। तो दो किताबें आपको नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों के नाम डायरेक्ट पूछता है। तो महाजनपद की हमें जो सूचना मिलती है कहाँ से, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुछ 8 महाजनपद थे, ठीक है। तो पहला था मल्ल, फिर काशी, फिर चेदी, फिर पांचाल, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, कौशल और वत्स जैसे महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। जो मल्ल महाजनपद था इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। काशी आज का वाराणसी पहले का काशी था, इसकी राजधानी आज भी वाराणसी है। चेदी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र था, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। पांचाल ये रोहेलखंड का क्षेत्र था, इसकी राजधानी अहिछत्र और पांचाली बनाई गई थी। सूरसेन महाजनपद ये इसकी राजधानी मथुरा थी। कुरुक्षेत्र राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आज पहले का इंद्रप्रस्थ आज का वो दिल्ली है। कौशल जिसकी राजधानी कौशल थी और वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जितना भी हमने डिस्क्रिप्टिव मैटर यहाँ पे आप लोगों को समझाया है, आपके हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, देखो ये पूरा वीडियो हमने बनाया इम्पोर्टेंट है, बड़े ही चीज़ों को बेहतर ढंग से दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपके माइंड में चीज़ें सेट हो सकें। लेकिन आपको उसमें भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको नोट कर लो, जो चीज़ें आती हैं उनको नोट मत करो, समय मत बर्बाद करो। 15 दिन एग्जाम के बचे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। जो भी टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल से बचे हैं अगले वीडियो में हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में और 7-8 टॉपिक होंगे वो कवर हो जाएंगे और आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।